चलिए, तो जो आपका कैश फ्लो होता है वो हम लोग इंटरेस्ट के बगैर शो करते हैं, क्योंकि हम लोग हर ट्रांजैक्शन की वर्थ नहीं निकाल सकते, ये बहुत हेक्टिक काम हो जाता है, क्योंकि ओवर द प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन होती हैं। तो हम लोग जब हमारा दिल करता है तब हम लोग वर्थ निकालते हैं, प्रोजेक्ट के एंड पे निकालते हैं या प्रोजेक्ट के स्टार्ट में निकालते हैं, या दरमियान में अगर दिल करे तो निकाल लेते हैं। तो हर हर ट्रांजेक्शन की वर्थ नहीं निकाली जाती, वैसे उनको आमतौर पर शो कर दिया जाता है। अभी डायग्राम गायब हो गया है क्योंकि आपकी वीडियो डिस्कनेक्ट हुई थी। लेकिन जो वर्थ निकाली जाती है वो प्रोजेक्ट के एंड पे निकाली जाती है और उसके ऊपर इंटरेस्ट अप्लाई किया जाता है। हर ट्रांजैक्शन की वर्थ हम नहीं निकालते, उस पर इंटरेस्ट अप्लाई नहीं करते, वो एज इट इज ही शो करते हैं। तो यहाँ पे 1-1 मिलियन की 5 ट्रांजेक्शन हुई हैं टोटल। तो इन टोटल उसका जो कैश फ्लो हुआ है वो आपका जेब से जो पैसे उसके निकले हैं कार्लोस रैमोस के, वो $5 मिलियन निकले हैं। लेकिन वर्ष के हिसाब से वो पैसे कितने हैं वो फिर हम लोग 5-4 साल के बाद निकालेंगे कि जेब से पैसे तो उसके 5 मिलियन ही निकले हैं, लेकिन उन 5 मिलियन की वर्थ टोटल क्या था, समझ गए। तो आपने हर ट्रांजेक्शन की वर्थ नहीं निकालनी, हर ट्रांजेक्शन पे इंटरेस्ट नहीं अप्लाई करना। इंटरेस्ट हम तब अप्लाई करेंगे जब हम वर्थ निकाल रहे हैं। कैश फ्लो में हम लोग सिर्फ देखते हैं कि कितने पैसे आए कितने पैसे गए। तो आपके जो किसी भी प्रोजेक्ट पे पैसे असाइन होते हैं वो आपको पता होगा कि पैसों की फॉर्म में असाइन होते हैं, कि भाई ये प्रोजेक्ट है, ये $1 बिलियन का या $10 मिलियन का प्रोजेक्ट है। उसमें हम लोग ये नहीं देखते कि ये $10 मिलियन 5 साल के बाद कितने बन जाएंगे। वो $10 मिलियन का कैश फ्लो इन दी फॉर्म ऑफ कैश ही चलता रहता है प्रोजेक्ट के साथ साथ। ये प्रोजेक्ट खत्म होता है तब हम लोग उसकी वर्थ एस्टिमेट करते हैं कि हाँ भाई ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया है, अब कितनी वर्थ है इस प्रोजेक्ट की, करंटली कितने पैसे हम लोगों ने जो पे किए हैं वो इस प्रोजेक्ट की वर्थ के हिसाब से कितने पैसे पे किए हैं, या अगर अर्न किए हैं तो फिर जिस जिस टाइम पे हम लोगों ने पैसे लगाना शुरू किए थे तब के हिसाब से अभी उनकी क्या वर्थ। ठीक है। तो कैश फ्लो में आप लोगों ने ये इंटरेस्ट जो है ये हर ट्रांजेक्शन पे अप्लाई नहीं करना, सिर्फ एंड पे या जिस लोकेशन पे आपको कहा गया है उस लोकेशन पे आपने अप्लाई करना। An electrical engineer wants to deposit an amount P now such that he can withdraw an equal annual amount of $2,000 per year for the first 5 years, starting 1 year after the deposit, and a different annual withdrawal of 3,000 per year for the following 3 years. How would the cash flow diagram appear if I is equal to 8.5% per year? इसकी डायग्राम बना लेते हैं, ये भी बड़ी सिंपल सी है। ये आपका टाइम पीरियड हो गया। उसने क्या किया है जी कि उसने कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवाया है जो हमें हमारे लिए अननोन है। तो उसने क्या किया है जी कि पहले 5 साल उसने $2,000 पर ईयर विड्रॉ करवाना है, और उसके बाद अगले 3 साल उसने 3,000 विड्रॉ करवाना है। तो मतलब टोटल 8 साल का ये प्लान है। ठीक है, तो इसमें हम 8 टाइम पीरियड बनाएंगे, 3, 4, 5, 7 एंड 8। उसने पहले साल जो ये पैसे डिपॉजिट करवाए हैं, इसका मतलब उसके पर्सपेक्टिव से अगर हम बनाते हैं डिपॉजिटर की पर्सपेक्टिव से, तो उसने पैसे पे किए हैं तो ये नेगेटिव कैश फ्लो। ठीक है। उसके बाद A1 = 2,000 उसने निकलवाए हैं पहले से लेके 5वें साल तक। ये 5 पॉजिटिव एरोज बनेंगे 2000 के। 2, 3, 4, 5। ठीक है, उसके बाद 3000 उसने विथड्रॉ करवाए हैं। ये थोड़े से लेंथ लेंथ में ज़्यादा होंगे 3000। वो जो वर्थ है उसकी, वो हम लोग अगर इस लोकेशन पे फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसकी वर्थ हम ये उसकी वर्थ क्या है सपोज। अब यहाँ पे आप देखो एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आई लिख लेते हैं पहले। तो
जो आपका इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से अगर कोई बंदा बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाता है और फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट अप्लाई होता है जितना यहाँ पे अप्लाई हुआ है, इंटरेस्ट का मतलब यह है कि वो जो आपके पैसे की जो वर्थ है, जो वैल्यू है, वो उसको स्टेबल रखता है। मतलब जितने पैसे आपने जमा करवाए हैं उसकी वैल्यू इतनी ही रहेगी, उसकी वैल्यू ड्रॉप नहीं होने देगा। लेकिन क्योंकि वो जो इंटरेस्ट से पैसे अर्न हो रहे थे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है वो विड्रॉ करवाता रहा है, ये करवाती रही है, तो उसका मतलब ये है कि एंड पे आके ये जो आपका ये जो पिंक कलर है, क्योंकि जो पिंक कलर टाइप का जो एरो है जो आपको प्रेजेंट वर्थ बता रहा है, सॉरी फ्यूचर वर्थ बता रहा है, उस इसकी जो फ्यूचर वर्थ है वो डिपॉजिट जो करवाए हैं पैसे उसकी वर्थ से कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि अगर ये इंटरेस्ट वाले पैसे विड्रॉ ना करवाए जाते, इंटरेस्ट वाले पैसे संभाल के रखे जाते बैंक में, तो 8 साल पहले जो पैसे जमा करवाए थे 8 साल बाद उन दोनों की वर्थ बराबर निकलती है, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो आपकी वर्थ को स्टेबल रखता है। तो अगर मैंने 8 साल पहले बैंक में पैसे जमा करवाए हैं और 8 साल बाद मैंने कोई पैसे नहीं निकलवाए, मैंने इंटरेस्ट जो आ रहा था वो बैंक में ही पड़ा रहा है उसके साथ ही, 8 साल बाद मेरे जो पैसों की वर्थ होगी वो उतनी ही होगी जितनी 8 साल पहले थी। लेकिन अब क्योंकि मैं पैसे निकलवाता जा रहा हूँ तो उसका मतलब क्या है कि जी अब जो डिपॉजिट है अमाउंट वो कम होती जा रही है, तो आज की तारीख में मेरे पैसे की वो वर्थ नहीं है जो 8 साल पहले हुई, क्योंकि अब मेरे पास पैसे कम है क्योंकि मैं निकलवा चुका हूँ ऑलरेडी। तो कैश फ्लो में आप इंटरेस्ट को अगर इन्वॉल्व करना शुरू कर दो तो फिर तो आप हर लोकेशन के ऊपर इंटरेस्ट रेट अप्लाई करोगे और आपका दिमाग भी खराब हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कैश फ्लो को सिंपल कैश फ्लो रखते हैं कि जो पैसे डिपॉजिट हुए वो कितने हैं, जो विदड्रॉ किए वो कितने हैं, और एंड पे आके हम लोग वर्थ निकाल लेते हैं। तो इस सारे जो सिनेरियो था इसमें क्या हुआ कि जितने पैसे जमा करवाए गए थे 8 साल पहले, आज उनकी वर्थ इतनी नहीं है क्योंकि काफ़ी सारे पैसे विड्रॉ करवाए गए हैं दरमियान। तो देखने में तो ये लग रहा है कि प्रॉफिटेबल बिजनेस हुआ है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो था बंदा उसने जो पैसे थे उसने पैसे खर्च ही नहीं हुए उसके, और उसने अपनी डिग्री भी कर ली, सपोज 8 साल लगा के जो भी करना था उसने पढ़ छड़ लिया, पीएचडी कर ली। लेकिन जो उसके पैसे देखने में तो अमाउंट उसकी सेम ही रहेगी, लेकिन उसकी जो वर्थ है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो चुकी है। जो पैसे उसने सर ये जो सर ये जो वर्थ है, ये इनिशियल अमाउंट के थ्रू काउंट करेंगे? जो वर्थ होती है वो आपके प्रोजेक्ट के स्टार्ट में जो होती है उसी हिसाब से निकलती है। जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है ना, जो T=0 के ऊपर हम लोग हमारे पास पैसे होते हैं उसी से कंपेयर करते हैं हम लोग अपने आज के पैसे को। तो अगर इस लोकेशन पे सपोज $1 लाख थे उस बंदे के पास, उसके पास 1,20,000 सपोज 8, लेकिन 1,20,000 वर्थ होगी वो कम होगी 8 साल गुजरने के बाद, क्योंकि आपकी इन्फ्लेशन और टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से वो पैसे बराबर नहीं करते। उसने दरमियान में काफ़ी सारे पैसे निकलवा लिए हैं तो ऑब्वियसली उसकी वर्थ ड्रॉप होगी। ठीक हो गया? इसकी एग्जैक्ट अमाउंट नहीं आ सकती? एग्जैक्ट अमाउंट मतलब यानी कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू? अभी हम लोग जो है ना, अभी हम लोग डायग्राम को देख रहे हैं कि डायग्राम कैसे बनाई जाती है। न्यूमेरिकल आपके आस पास आगे आएंगे, आप थोड़ा वेट करो, बड़े मुश्किल मुश्किल न्यूमेरिकल के आएंगे, फिर आप कहोगे कि ये क्यों आ गया सर, वो डायग्राम ये थी। नहीं सर, यहाँ पे वैसे यानी कि टाइम वैल्यू पे डिपेंड करेगा ये, इसकी जो प्रॉपर वर्थ है। वर्थ जो है वो हमेशा टाइम से लिंक होती है और इंटरेस्ट रेट से लिंक होती है। तो अभी 8 साल भी गुजर गए हैं और आपका इंटरेस्ट रेट भी है, तो ऑब्वियसली जो आपकी वर्थ है उसमें ड्रॉप होना है। टाइम भी गुजर गया और इंटरेस्ट भी अप्लाई हो रहा है, दोनों दोनों चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। जितना टाइम गुजरता रहता है उतनी वैल्यू ड्रॉप होती रहती है, और जितना हाई इंटरेस्ट रेट होता है उतनी ज़्यादा वैल्यू ड्रॉप होती रहती है। तो अगर यहाँ पे इंटरेस्ट 0% हो जाए तो फिर वैल्यू ड्रॉप नहीं होगी क्योंकि इंटरेस्ट है ही नहीं। लेकिन ये तो इम्पॉसिबल बात है, इंटरेस्ट हमेशा से होता है। ठीक है। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला सवाल है। कितनी स्लाइड्स रहेगी? थोड़ी सी रहेगी। अब इसमें क्या है कि ए रेंटल कंपनी स्पेंड $2,500 ऑन अ न्यू एयर कंप्रेसर 7 years ago। तो 7 साल पहले उन्होंने एक एयर कंप्रेसर खरीदा, $2,500 का खरीदा। द एनुअल रेंटल इनकम फ्रॉम द कंप्रेसर हैज बीन $750। तो वो क्योंकि रेंट पे देते हैं तो हर साल उनको $750 रेंट से इनकम होती है। $100 spent on maintenance the first year has increased each year by $25। तो हर साल जो आप $100 मेंटेनेंस पे स्पेंड कर रहे थे, लेकिन हर साल वो $25 बढ़ते रहते हैं, ऐड होते रहते हैं, 25 25 ऐड होते रहते हैं।
कंपनी प्लान्स टू सेल द कंप्रेसर एट द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, तो वो अगले साल मतलब 8 साल के बाद, आज की डेट में 7 साल पहले खरीदा था और अगले साल उन्होंने बेचना है, मतलब 8 साल के बाद उन्होंने बेच देना है, $150 का वो बेचना चाह रहे हैं। तो उसने कहा जी कंस्ट्रक्ट द कैश फ्लो डायग्राम फ्रॉम द कंपनीज परस्पेक्टिव इंडिकेट वेयर द प्रेजेंट वर्थ नाउ इज। तो आप हम लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखो कि इधर हर साल की जो ट्रांजेक्शन है, पिछले जो हम लोगों ने देखे थे सवाल, ये जो दोनों सवाल थे, इसमें पूरे साल में एक ट्रांजेक्शन हो रही थी सिर्फ। ये पूरे साल में $1 मिलियन यहाँ पे पे हो रहे थे, यहाँ पे पूरे साल में $2000 विड्रॉ हो रहे थे, $3000 विड्रॉ हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो आपके एक साल की ट्रांजेक्शन है वो मल्टीपल ट्रांजेक्शन। कैसे कि रेंटल कंपनी ने जब 7 साल पहले खरीदा था $2500, तो उस साल उन्होंने रेंट पे दे के $750 कमाए भी थे और $100 उन्होंने मेंटेनेंस पे भी खर्च किए। तो यहाँ पे हमारा वो जो हम लोगों ने एक कन्वेंशन बनाई थी कि जो ट्रांजेक्शन होती हैं वो साल के एंड पे होती हैं, यहाँ पे वो कन्वेंशन अप्लाई होगी कि पूरे साल की ट्रांजेक्शन को हम लोग काउंट करेंगे और उसको साल अज्यूम करेंगे कि वो साल के एंड पे टेक प्लेस हो रही है। इसका हम लोग एक टेबल बनाते हैं जिससे हमें पता लगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, इनफ्लोज देख लेते हैं, कैश इनफ्लो, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कैश, और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेट कैश फ्लो। इससे पहले एक ईयर भी कर लेते हैं, ईयर कर लेते हैं, उसके बाद कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो। आपका जो 7 साल, क्योंकि अभी हम प्रेजेंट जो है डे जो है उसके 7 साल पहले कंप्रेसर खरीदा गया था, तो मतलब -7 ईयर्स पे 7 साल पहले कैश इनफ्लो हमारे पास कितना आया। उस साल रेंटल से हम लोगों ने ₹750 अर्न किया, तो 750 आपके पास कैश इनफ्लो आया। ठीक हो गया। कैश आउटफ्लो कितना है आपके पास, आपने ₹2500 का कंप्रेसर खरीदा और उसके अलावा आपने $100 मेंटेनेंस पे भी पे की। ठीक है, तो आपका जो नेट आएगा वो कितना बनेगा, 750 आपका इनफ्लो था, ये पॉजिटिव है, और आउटफ्लो आपके नेगेटिव होंगे। कितना हो गया भला, -1900। ठीक है, तो -$1900 आपका -7th ईयर में कैश आउटफ्लो हुआ है पूरे साल का। हम लोगों ने जो डायग्राम पे ड्रॉ करना है वो क्या ड्रॉ करना है, हम लोगों ने ये ड्रॉ करना है क्योंकि हमने पूरे साल की ट्रांजेक्शन को एज्यूम किया है कि वो ईयर के एंड पे हो रही है। डायग्राम पे हमारा एक डाउनवर्ड पॉइंटिंग एरो बनेगा -7 ईयर के ऊपर, जिसकी जो स्केल के हिसाब से उसकी वैल्यू होगी वो 1900 होगी। उसके बाद -6 ईयर पे आ जाते हैं। -6 ईयर पे हमारा कैश इनफ्लो तो हुआ है 750 ऑब्वियसली। कैश आउटफ्लो में हम लोगों ने $100 मेंटेनेंस पे खर्च किए थे, लेकिन अब प्रॉब्लम है कि हर साल $25 आपके एक्स्ट्रा लग रहे हैं मेंटेनेंस पे। आपका जो नेट कैश फ्लो बनेगा वो 750 प्लस है और -125 नेगेटिव है। ये कितना हो जाता है 625। तो ये एक पॉजिटिव कैश फ्लो है। उसके बाद आप 5th ईयर पे आ जाते हो। 5th ईयर में भी आपका 750 कैश इनफ्लो हुआ है और 100 प्लस 50 आपके पास 25 मजीद ऐड हो गए, कैश आउटफ्लो हुआ है 750 प्लस 150 आपका हो जाता है -600। इसी तरह जो -4 ईयर है, $25 मजीद आपके निकल रहे हैं, तो आपका ये 575 हो जाएगा। -3 पे आपके पास हो जाएगा 550, -2 पे हो जाएगा
1 पे हो जाएगा 500 और 0 पे हो जाएगा, मतलब आज की डेट में 475। अब नेक्स्ट ईयर क्योंकि बेचना है ये, $150 आपके पास इनकम भी आ रही है, तो आपको 750 रेंट पे मिला प्लस 150 आपने बेच दिया, उसके पैसे भी ऐड हो गए, माइनस मेंटेनेंस के पैसे जो कि काफ़ी सारे होंगे, कितने होने चाहिए 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, आपके पास कितना हो जाता है 750 प्लस 150 माइनस 2, 700, ये हो गया। हाँ 600, ये थोड़ा कैलकुलेशन गलत हो गया नहीं, 50, अच्छा $100 ये, यस सर, ये कैलकुलेशन ये 100, 3 to 1 पे गलत है। यहाँ पे 150 था, फिर 175 हो गया, फिर 200 हो गया, 225, 250, 300 हो गया सर, ये 300 है। सेवन फिफ्टी प्लस 150 माइनस 300, तो ये आपको 600 हो गया, प्लस 1 ईयर में जाके आपका, प्लस 1 ईयर पे आपका 600, जो 0 पे आपका 475। तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि जी आपका जो कैश आउटफ्लो था, पहले साल तो कैश आउटफ्लो हुआ जब खरीदा गया, उसके बाद आपका कैश इनफ्लो आ रहा है, लेकिन कैश इनफ्लो चूंकि आपका डिक्रीज होता जा रहा है ओवर द टाइम, आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ती जा रही है, तो कंपनी का डिसीजन जो है बेचने का वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपका जो कैश इनफ्लो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है ओवर द ईयर्स, और अब टाइम आ गया है कि क्या पता कुछ सालों बाद ऐसा हो कि जितनी मेंटेनेंस पे कॉस्ट लग रही है उतना ही रेंट आ रहा है, तो 0-0 हो जाए, क्या फायदा इसका, तो कंपनी ने सही डिसाइड किया है इसको बेच, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, हम लोग इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम आपकी जो है वो -7 से स्टार्ट होगी, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -7 है ये, -5, आपके पास जो फर्स्ट ईयर है वहां पे क्या हुआ है जी, फर्स्ट ईयर में आपका नेगेटिव कैश फ्लो है, कलर को चेंज करें, उसके बाद से आपका पॉजिटिव कैश फ्लो है, लेकिन आपका कैश फ्लो पहले साल ज़्यादा था, अगले साल थोड़ा कम है, ओवर टाइम कम होता रहेगा। यहाँ पे आगे कैसे जाता है, अभी आप यहाँ पे देखोगे कि इस पूरे क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट रेट कहीं भी नहीं दिखाया गया,
हमने जो कैश फ्लो निकाला है टोटल वो इंटरेस्ट रेट के बगैर निकाला और वो निकालते भी इंटरेस्ट रेट के बगैर। तो अब जो आप इसकी प्रेजेंट वर्थ जो है उसकी वो आपकी इस जगह पे लोकेटेड है -7 पे, और जो फ्यूचर वर्थ है वो आप यहाँ पे निकालोगे। तो आपकी जो प्रेजेंट वर्थ है वो ये -7 पे थी, और फ्यूचर वर्थ है जो आपकी वो मैं दूसरे रंग से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, वो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। ये आपकी फ्यूचर वर्थ की लोकेशन। फ्यूचर वर्थ हम लोग क्यों निकालेंगे? फ्यूचर वर्थ इसलिए निकालेंगे ताकि हमें पता लग सके कि जितने पैसे हम लोगों ने आउटफ्लो किए थे, $2500 हम लोगों ने पे किए थे स्टार्ट में, तो $2500 या टोटल सॉरी $1900 पहले साल जो हमारी पॉकेट से निकले थे इन टोटल, क्या आज के टाइम में जो हम लोगों ने इनकम की है उसकी वर्थ 1900 के बराबर होती है कि नहीं होती? तो अगर आपकी ये सारी ट्रांजेक्शन्स के बाद इस लोकेशन पे आके जो वर्थ निकलती है, एक और बार मैं आपको बता दूं कि जो प्रेजेंट फ्यूचर वर्थ निकलती है वो सारी ट्रांजेक्शन्स को, सारे कैश फ्लो को अकोमोडेट करने के बाद निकाली जाती है। तो जब ग्रीन एरो है इसके अंदर ये सारे ब्लू एरोज अकोमोडेट हुए हैं, उसके बाद ये ग्रीन एरो बना है। तो हम लोग आज की तारीख में देखेंगे या एक साल बाद की तारीख में देखेंगे कि जो हमारा कैश आउटफ्लो हुआ था $1900 का, एक साल बाद क्या हमारी जो वर्थ टोटल बनी है इन सारी ट्रांजेक्शन की, वो $1900 बनती है कि नहीं बनती? अगर $1900 से ज़्यादा बनती है तो फिर हम लोग, हमारे लिए फ़ायदा है कंप्रेसर को ख़रीदना और उससे काम चलाना। लेकिन अगर वो $1900 से कम बनती है तो फिर ये प्रोजेक्ट का कोई फ़ायदा नहीं है, कंप्रेसर को खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं। तो अगर आप ओवर टाइम इस प्रोजेक्ट को बढ़ाते रहोगे, $25-25 की आपकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है, तो आपके पास क्या हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी इनकम कम होती जा रही है। तो एक टाइम आएगा ज़रूर कि जब आपकी फ्यूचर वर्थ है वो कम हो जाएगी आपकी प्रिंसिपल वर्थ या प्रेजेंट वर्थ, जो कि 7 साल पहले। तो ये बेचने का जो डिसीजन है वो उस हिसाब से लिया जाता है कि आपकी फ्यूचर वर्थ है वो हमेशा पॉजिटिव हो, ज़्यादा रहे आपकी प्रेजेंट वर्थ। तो टाइम से बेच दिया होगा। समझ आ गया आप लोगों को ये क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, एक दो स्लाइड और कर लेते हैं फिर खत्म कर देते सर एंड पे आके सारी जो वैल्यूज हम पॉजिटिव कर देंगे, जो नेट वैल्यूज निकली हैं, और हैं। जो प्लस कर देंगे आपस में। पॉजिटिव खुद से करनी, ये तो आपकी ट्रांजेक्शन पे डिपेंड करता है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। जब आप फ्यूचर वर्थ निकालते हो ना, तो आप सारी कम्युलेटिव वर्थ निकालते हो, तो सारे जो ट्रांजेक्शन है ना उन सारों को काउंट करने के बाद फ्यूचर वर्थ निकलती है। समझ लो जैसे सर हम फ्यूचर हाँ जी, वर्थ वैसे क्यों निकालते हैं? हमने तो एवरेज के जरिए नेट निकाल ली है, तो हम फ्यूचर वर्थ क्यों निकाल रहे हैं? हमें नेट से ही तो पता चल रहा है। नेट्स पे इंटरेस्ट रेट अप्लाई नहीं हुए ना, हम लोगों को नहीं पता कि वैल्यू ऑफ मनी जो हमने अर्न किया उसकी वैल्यू क्या है। आपने पैसे तो कमाए हैं लेकिन आपको नहीं मालूम कि उसकी वैल्यू जो है वो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ठीक है कि गलत है। तो अगर कोई बंदा 1 लाख के ऊपर 10,000 रुपये कमा रहा है 5 साल में, ऑब्वियसली वो पैसे तो कमा रहा है, उसके पास पैसे ऐड तो हो रहे हैं। लेकिन अगर वो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से देखेगा तो इंटरेस्ट के हिसाब से उसकी पैसे की वैल्यू जो है वो कम होगी। क्योंकि अगर वो वही लाख रुपए बैंक में जमा कराता है, जो मैंने आपको बताया था कि सेफ ऑप्शन है, वो बैंक में 1 लाख जमा करवाता है, 5 साल बाद वो 1,30,000 रुपये बैंक में जाता है। लेकिन अगर वो कहीं बिजनेस में अप्लाई करता है तो वो 1,10,000 रुपये निकाल रहा है। तो एट द एंड ऑफ द डे उसने पैसे ऐड किए हैं अपने पॉकेट में, लेकिन अगर वो वर्थ के हिसाब से देखेगा, वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से देखेगा, तो उसकी मनी की वैल्यू है वो ड्रॉप हो चुकी है। 5 साल पहले लाख रुपए की जो वो चीज़ें खरीद सकता था, आज वो लाख रुपए 1,10,000 की वो चीज़ें नहीं खरीद सकता। लेकिन अगर वो सर पैसे हमें इंटरेस्ट को क्यों नहीं पहले क्यों नहीं काउंट करते इंटरेस्ट को? क्योंकि जब हम इंटरेस्ट एनालिसिस करते हैं उसमें तो हम जो हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं उसमें तो देखते हैं कि अगर हम इसमें यूज करें तो इसमें इंटरेस्ट कितना होगा, इसमें कितना होगा। लेकिन हमने कैश फ्लो में क्यों नहीं देखा है? हमने आखिर पे जाके इसका इंटरेस्ट देखा है। यार इंटरेस्ट जो है ना वो हर लोकेशन पे नहीं देखा जाता ना प्रोजेक्ट की। आप जब प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी बना रहे होते हैं ना, तो प्रोजेक्ट के एंड पॉइंट पे हम लोग देखते हैं कि खत्म हो गया प्रोजेक्ट, अब देखते हैं कि कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ। हर हर लोकेशन पे देखने का फायदा ही नहीं है। जब प्रोजेक्ट खत्म होता है आपका, जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, जब आपकी सारी ट्रांजेक्शन है वो एग्जीक्यूट हो चुकी हुई है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब हम देखते हैं कि वर्थ कितनी बनती है। एक बिल्डिंग कोई बंदा बना रहा है, अगर और सपोज सर ये 4 साल लगते हैं बिल्डिंग बनाने में, तो वो हर साल तो नहीं उसकी वर्थ निकालेगा। बिल्डिंग बिल्डिंग बनाने के बाद ही उसकी वर्थ निकलेगी कि नहीं?
बिल्डिंग जब बन जाती है, ट्रांजेक्शन आपकी एग्जीक्यूट हो चुकी होती हैं, कि बिल्डिंग रेंट पे लग चुकी हुई है, तब आप उसकी वर्थ निकालोगे। हाँ जी, कि अब फ्यूचर में मतलब प्रिडिक्शन चल रही है ये कि भाई हाँ, एक बंदा बिल्डिंग बनाने लगा है तो वो बैठ के उसकी कैलकुलेशन कर रहा है, उसने बिल्डिंग की हर साल की जो पैसे कैश फ्लो हो रहा है वो उसने कैलकुलेट किया है। उसके बाद बिल्डिंग को उसने रेंट पे लगा दिया और 5 साल से वो रेंट, 5 साल उसने रेंट ले लिया। उसके बाद वो देखता है कि हाँ भाई 5 साल रेंट लेने के बाद मेरे कैश की क्या वर्थ बनेगी, ताकि उसको पता लग जाए कि बिल्डिंग बनाना प्रॉफिटेबल है कि नहीं। बजाय इसके कि वो हर साल उसकी वर्थ निकाले जबकि ट्रांजेक्शन अभी चल रही है, तो उसका फायदा तो नहीं आता। सर वर्थ हमेशा पॉजिटिव होगी? नहीं, जरूरी तो नहीं है ये, तो हम उसको पॉजिटिव शो करते हैं, किसी तरफ को तो शो करना है ना, एरो की फॉर्म में अपवर्ड के डाउनवर्ड, तो हम उसको अपवर्ड शो करते हैं, एक सिंपल कन्वेंशन बनाई हुई है, लेकिन वो नेगेटिव भी हो सकती है। एरो तो शो करना है ना, वो किसी डायरेक्शन में तो शो करना है। ठीक है भाई। इकोनॉमिक इकोनॉमिक इक्विवेलेंस आप लोगों को मालूम है कि क्या होती है, हम लोगों ने यही बताया, जो वर्थ होती है हम लोग उसको किसी एक टाइम पीरियड के हिसाब से इक्वल कर लेते हैं। तो आपके जो सारे पैसे आपने, जो हम फ्यूचर वर्थ निकालते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने पैसे को 7 साल पहले, जो हमने ये वाला एग्जांपल की, इसमें हम लोग अपने फ्यूचर वर्थ के जो पैसे हैं उनको 7 साल पहले वाले पैसों के हिसाब से देखते हैं। उसका तरीका ये है कि हम लोग अपने 7 साल बाद जो पैसे कमाए हैं उनको कन्वर्ट कर लें 7 साल पहले वाले पैसों की फॉर्म। वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इंटरेस्ट रेट अप्लाई करके। मतलब अगर इंटरेस्ट रेट है 10% और आपके पास, आपने स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट, पे किए थे आपने अपनी जेब से $2500 सपोज, ये वाले, और 7 साल बाद आपके पास है $5000 और इंटरेस्ट रेट आपका रखता है 5%, तो मैं क्या करूँगा, 5% इंटरेस्ट रेट लगा के अपने $5000 की जो वैल्यू है 7 साल पहले की वो निकाल लूँ। वो ऑब्वियसली 5000 से कम निकलेगी, क्योंकि मैं इसमें इंटरेस्ट को कैंसिल करता जा रहा हूँ, पीछे आता जा रहा हूँ साल बाय साल। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने 7 साल बाद के पैसों को खींच के 7 साल पहले वाले पैसों की फॉर्म में लेके आ रहा हूँ। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इक्विवेलेंसी लेके आ रहे हैं, इकोनॉमिक इक्विवेलेंसी, कि हम लोग अपने जो डिफरेंट पीरियड्स के पैसे हैं उन सारे पीरियड्स के पैसों को कन्वर्ट करके किसी एक पीरियड के ऊपर लेके आते हैं, फिर हम लोग उनको ऐड माइनस कर सकते हैं, फिर हमें पता लगता है कि जो आपकी वर्थ है वो पॉजिटिव बनी है कि नेगेटिव बनी है। ठीक है, समझ आई थोड़ी सी? सर सर जो जो वर्थ है इसको हम इस माने में देख सकते हैं ना कि जैसे उस कंपनी ने 2500 का वो खरीदा है, जो है कंप्रेसर है, जो 7 साल के बाद जब वो दोबारा वही कंप्रेसर खरीदना चाहे तो अगर तो उसे पैसे ऐड करने पड़ रहे हैं, अपनी जेब से देने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसकी वर्थ कम हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। आप अगर 7 साल पहले उसने 2500 का कंप्रेसर खरीदा है ना, तो आज की डेट में वो 2500 का नहीं होगा, वो कम से कम 4000 4500 का, मतलब ज्यादा पैसों का ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी मनी की वर्थ है ना वो ड्रॉप हो चुकी है। अगर 7 साल से आपने $2500 जेब में लेके फिर रहे हो ना आप, तो फिर आपको उनका फायदा कोई नहीं होगा। तो आपके पास दो ऑप्शन थे, अगर मेरे पास $2500 है ना, तो 7 साल पहले मेरे पास तीन ऑप्शन थे, या तो मैं वो 2500 जेब में लेके फिरता, कहीं भी ना खर्च करता। तो 7 साल बाद मुझे क्या पता लगता जी मेरे पैसों की जो है वर्थ वो ड्रॉप हो चुकी है, जो कंप्रेसर मुझे 7 साल पहले 2500 का मिल रहा था अब वो मुझे नहीं मिल रहा। दूसरी ऑप्शन ये थी कि मैं बैंक में पैसे रखवाता और मैं इंटरेस्ट खाता 8% या 7%। उससे क्या होता कि $2500 मेरे 7 साल के बाद $4500 बन जाते हैं, और मुझे पता लगता कि कंप्रेसर 4500 का ही आ रहा है, क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो आपकी वर्थ को स्टेबल रखता है। मतलब मैं 7 साल पहले खरीदने के बजाय कंप्रेसर मैं 7 साल बाद खरीद सकता हूँ उन्हीं पैसों से। करना मैंने सिर्फ ये है कि बैंक में रख देने हैं, ताकि उनकी जो वैल्यू है ना वो ड्रॉप ना हो, वैल्यू उनकी बराबर है। और तीसरी ऑप्शन ये थी कि मैं 7 साल पहले खरीद लेता कंप्रेसर और फिर मैं उससे प्रॉफिट कमाता। और उसके लिए फिर मैंने क्या किया कि मैंने अपने दिमाग में कंप्रेसर खरीदा है, मैंने अपने दिमाग में कैलकुलेशन चलाई है, और मैंने अपने दिमाग में देख लिया कि कितने पैसे मुझे खर्च करने पड़ रहे थे, कितने पैसे मेरे पॉकेट में आ रहे थे, फिर मैंने उनकी वर्थ निकाल के देख लिया कि अल्टीमेटली मुझे कंप्रेसर खरीदने का फायदा ही हो रहा है। बैंक में रखने से मुझे $2500 के 4500 मिल रहे हैं, लेकिन कंप्रेसर खरीदना होगा मैं 7 साल पहले तो मुझे $2500 के $8000 करने, तो ऑब्वियसली मुझे प्रॉफिट ही हो रहा है। तो ये अल्टरनेटिव स्टेटमेंट जो मैंने उनको वैल्यूएट किया और मैंने देखा कि हाँ भाई उनकी जो वर्थ थी ना, वर्थ किनकी वर्थ ज़्यादा बढ़ गई। इक्विवेलेंस जो होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इक्विवेलेंस निकालते ही इसलिए हैं ताकि हमें वर्थ के हिसाब से पता लग जाए, किसी एक पीरियड में जो पैसे होते हैं उनकी वर्थ बराबर होती है।
तो हम लोग क्या करते हैं कि सारे पीरियड्स के जो पैसे होते हैं उनको हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसी एक पीरियड में, और उस पीरियड के हिसाब से हम लोग निकाल लेते हैं, उनको सॉरी इक्विवेलेंसी बना लेते हैं। तो अगर मेरे पास प्रोजेक्ट 8 साल पे स्पैन स्पैन पे मेरा फैला हुआ है प्रोजेक्ट, तो मैं क्या करूँगा कि 8 के 8 सालों के पैसों को मैं पहले साल के बराबर कर लूँगा। मोस्टली हम लोग प्रेजेंट वैल्यू जो होती है, जो टाइम t इक्वल 0 होता है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो मैं सारे के सारे पैसों को उठा के फर्स्ट ईयर के हिसाब से ले आऊँगा इंटरेस्ट रेट सप्लाई करके, जो कि पैसे को ड्रॉप करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि 8 साल के बाद अगर मेरे पास 4,000 है तो मैं इंटरेस्ट रेट अप्लाई करके उनको 8 साल पहले लेके आता हूँ, तो वो ड्रॉप होकर 2,500 या 2,000 ही रह जाएंगे। फिर उसके बाद मैं उनको प्लस माइनस करके देखता हूँ कि अल्टीमेटली मुझे फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। लेकिन इकोनॉमिक इक्विवेलेंस जो होती है वो हम लोग डिफरेंट पीरियड्स के पैसों को किसी एक पीरियड के पैसों में कन्वर्ट करते हैं। दूसरी इक्विवेलेंसीज आप लोगों ने पढ़ी होगी, जैसे आपकी स्पीड की कन्वर्जन होती है कि आप स्पीड को माइल्स पर आवर से आप उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर देते हो, या किलोमीटर पर आवर से आप उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हो, केजी से पाउंड में कन्वर्ट कर देते हो। तो वो इक्विवेलेंसीज में आप ये देखोगे कि जो यूनिट्स होते हैं आपके दोनों साइड्स के वो डिफरेंट होते हैं। इकोनॉमिक इक्विवेलेंसी में ये उस इक्विवेलेंसी से फ़र्क इसलिए है क्योंकि दोनों में यूनिट सेम है, दोनों में आप मनी को कन्वर्ट कर रहे हो, डॉलर्स को डॉलर्स में कन्वर्ट कर रहे हो, रुपीज़ को रुपीज़ में कन्वर्ट कर रहे हो। सिर्फ आपका जो टाइम का जो है, जिस टाइम पे लोकेटेड थे वो पैसे, वो उनकी लोकेशन चेंज होती है, यूनिट दोनों के सेम। तो इकोनॉमिक इक्विवेलेंसी जो होती है वो मैंने आपको जैसे बताया कि इंटरेस्ट रेट टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। टू डिटरमिन द डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम दैट आर इक्वल इन इकोनॉमिक वैल्यू। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो डिफरेंट मनी है डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम पे, उनको हम लोग इकोनॉमिक वैल्यू उनकी निकाल के उनको आपस में इक्वल कर देते हैं। इसकी जब हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे तब आपको सही समझ आएगी। सिंपल इलस्ट्रेशन आपकी क्या है जी, ये बार बार चीज़ रिपीट हो रही है, वही बात है कि $100 टुडे विद इंटरेस्ट रेट ऑफ 6%, तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू 1 साल बाद क्या बनेगी? तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट 6% है, $100 है, तो वो 106 बन जाएगी, ठीक है। तो इंटरेस्ट $106 1 साल के बाद बराबर है $100 आज के। ये चीज़ बार बार रिपीट होती है, ठीक है। तो ये एग्जांपल है, टाइम मेरे ख्याल से खत्म हो गया है, इस एग्जांपल को नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं इंशाल्लाह। ये लेक्चर में आप लोगों के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। थैंक सर यू। इसमें जो वर्थ है, सर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि वर्थ को बेसिकली कैलकुलेट यानी कि डिटरमिन कैसे करते हैं? अगर हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज दी गई हैं यानी डिफरेंट ईयर्स की, तो उसमें कैसे हम एस्टिमेट करेंगे कि इस तरह वर्थ निकलेगी? ये अभी एग्जांपल करेंगे ना हम लोग, ये वाली जो 2 एग्जांपल हैं, फिर आपको समझ आएगी। ये हम लोग करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। सारी एग्जांपल्स बुक में दी गई हैं। हाँ, ये बुक की ही एग्जांपल मैं करवाता हूँ, मैं खुद से कहाँ बना सकता हूँ यार। ठीक है सर। ओके काफी सर।